जिसको देखो वो जख्मों को दुखा जाता है, कितनी दौलत है वो मुंह से जता जाता है। तुम्हें मिली है अमीरी तो शौक से कर लो, हम फकीरों को फकीरी में मजा आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके बीच। मैं आपका भाई गोपाल पाठक। जैसा कि आपको पता है कि मीरगंज की तमाम शख्सियतों को मैं लेकर आता हूं। आज भी मेरे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जिसे सब जानते हैं, जिन्होंने मीरगंज का नया अध्याय लिखा है, इतिहास लिखा है। मैं एक ऐसे नाम से आपको रूबरू कराऊंगा कि जिसे आप पहले से जानते हैं। मैं उनका नाम लूं उससे पहले एक शेर उनके शान में कहना चाहूंगा। उस शेर के साथ मैं उनका नाम लेना चाहूंगा कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो नंगे पैर चलता है और डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। चलिए, स्वागत है हमारे बीच 119 मीरगंज विधानसभा के विधायक माननीय ऋषि वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधायक जी, इससे पहले कि मैं कार्यक्रम प्रारंभ करूं, आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी मीरगंज विधानसभा के सभी हमारे लोग हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने इस वैश्विक महामारी में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 में हमेशा सरकार का साथ दिया जी। और जो हमारे प्रवासी कामगार आए जी, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जी, प्रशासन की तरफ से। जैसे जैसे निर्देश आते रहे जी, जनता ने पूरा साथ दिया, पूरा सहयोग दिया जी। और हम सौभाग्यशाली हैं कि पहली बार जितने प्रवासी कामगार हमारे यहाँ, लगभग 3500 प्रवासी कामगार फर्स्ट लॉकडाउन में आए थे जी। ऊपर वाले की दया दृष्टि रही कि हमारे यहाँ कोई उस समय पॉजिटिव केस नहीं आया। अभी दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ मीरगंज में 2-3 केस जी पॉजिटिव मिले हैं जी। और वो भी पहले वाले सब स्वस्थ हो गए हैं, केवल जी। एक केस बचा जी ऊपर वाले से उम्मीद करता हूं कि वो भी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जी इसलिए हमारे क्षेत्र में सब बढ़िया रहा है जी और हमारे स्तर से भी जी। हमने सभी गांव का लॉकडाउन फर्स्ट में लगभग 2 बार सभी गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड और पाउडर डिस्ट्रीब्यूट करके सभी गांव को सैनिटाइजेशन कराया। सभी नगर पालिकाओं को सैनिटाइजेशन लगातार हुआ जी। और उसके बाद हमारे स्तर से लगातार मास्क वितरण, लगभग 18-20 हज़ार मास्क वितरण हम लोग करा चुके हैं, हमारी पार्टी के सब लोग लगकर। जी और उसी के साथ ही हम लोग छोटे सैनिटाइजर 100 ml वाले, जी वो भी लगभग 5000 सैनिटाइजर पूरे क्षेत्र में अब तक वितरण हो गया है सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। लेकिन चूंकि हमारे क्षेत्र में पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो हमारे क्षेत्र की पॉपुलेशन 5 से 6 लाख है। जी जी, बहुत कम तो इतनी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है। विधायक जी, हमारे चैनल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको, आप युवा साथी हैं, बढ़िया आप कवि भी हैं, आप भारत और भारत के बाहर भी आप अपनी कविताएं करते हैं जी। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे भतीजे भी हैं, कवि भी हैं। क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उम्मीदें हैं आपसे और हमारा तो आपके लिए यही आशीर्वाद है कि आप खूब तरक्की करें। आप हमारे मीरगंज के साथ साथ बरेली और प्रदेश का और हमारे देश का आगे चलकर कविता के माध्यम से नाम रोशन करें। यही मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ जी जी। क्योंकि आप हमारे परिवार के हैं। जी जी, बिल्कुल। लेकिन विधायक जी, आज पूरा आशीर्वाद है आपके लिए। जी विधायक जी, लेकिन आज इंटरव्यू चल रहा है और मैं यहाँ बिल्कुल आपको बख्शने वाला नहीं हूँ। मेरे तमाम दर्शक इस समय आपको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं आज बिल्कुल आपसे बेबाक राय आपकी जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको बख्शने वाला नहीं हूँ, मैंने पहले ही कहा। चलिए, मैं सीधे सीधे आपसे सवाल लेना शुरू करता हूँ। विधायक जी, जैसे कि 55,000 वोटों से एक बड़ा मार्जिन है जिससे आपने जीत दर्ज की इस 119 मीरगंज विधानसभा से। 2017 विधानसभा की सबसे बड़ी जीत थी पूरे मंडल की, केवल बरेली की नहीं, पूरे मंडल की सबसे बड़ी जीत आपने हासिल की। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से कि कितना आपको इतने वोटों से जिताया? ये जीत कोई हमारी जीत नहीं थी जी, ये हमारे जो क्षेत्र की जनता है जी,
उसका आशीर्वाद जी था। और पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है जी, हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और हमारा प्रदेश नेतृत्व जी उसमें हमारे सम्मानित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, जी सबके प्रति और पार्टी का काम, जी पार्टी के प्रति आस्था जी जो रही जनता में, जी और वही जनता ने हमें आशीर्वाद स्वरूप इतना बड़ा बहुमत दिया। जी इसमें पूरा जनता का आशीर्वाद है जी, और जनता ही जनार्दन है, जनता ही सर्वोपरि है। क्या बात। हमारा अकेले का कुछ नहीं है, जनता ही बधाई की पात्र है। जी विधायक जी, अब मैं सीधे सीधे आपके कामों की तरफ लेके चलता हूँ। आप मीरगंज में कैसा काम करा रहे हैं, क्योंकि तमाम हमारे दर्शक ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि विधायक जी ने क्या क्या कराया है। तो मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ। सबसे बड़ा इशू जो इस समय क्षेत्र का है वो है गोरा का जो अभी निर्माणाधीन जो पुल है, उसका सबसे बड़ा इशू है। अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, जी माननीय हमारे जो उप मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं जी कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर और माननीय हमारे नेता माननीय संतोष गंगवार केंद्रीय मंत्री जी के अनुरोध पर जी जो गोराघाट का पुल पिछले 8 सालों से बंद पड़ा था, जी उसके लिए लगभग 42 करोड़ रुपए स्वीकृत किया। अरे और आज वो काम बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। जी काम ये हमारा लॉकडाउन अगर 2-3 महीने इसमें खराब हुए हैं, जी। लॉकडाउन की वजह से हमारी लेबर नहीं वहां रही, नहीं अब तक काम लगभग पूरा हो गया होता। जी जी हाँ, और अब काम फिर से दोबारा बहुत तेजी शुरू हो गया है, जी। काम हो जाएगा। विधायक जी, दूसरा बड़ा सवाल और भी है, जैसे कि दुजोड़ा पुल की बड़ा दिन से मांग चल रही है, पूर्ववर्ती सरकारों से कई बार मांग की गई और आपने एक बार वहां जाकर निरीक्षण भी किया, तो तमाम जनता की आप पर निगाहें टिकी हुई हैं। तो क्या निर्णय रहा उसका, दुजोड़ा पुल का क्या बनेगा या फिर केवल ऐसे ही बातें होकर रह जाएगा? क्योंकि हमारी मीरगंज विधानसभा तराई की विधानसभा है जी रामगंगा की 7 बड़ी सहायक नदियां यहाँ पर जो रामगंगा में आकर मिलती हैं, जी नदियों का बहुलता वाला क्षेत्र है, जी तो हमें पुलों की भी ज़्यादा आवश्यकता है। और हमारे यहाँ जैसा कहा आपने दिजोड़ा, एक दिजोड़ा के अलावा हमारा एक बहीपुल पर नरखेड़ा के पास एक पुल जरूरी है जी। और एक इसी प्रकार हमारा रामगंगा में बाबा कैलाश मढ़ी पर भी पुल की आवश्यकता है, जहाँ पर पेंटून पुल बनता है। जी बिल्कुल। अभी फरवरी में जब विधानसभा चल रही थी उस समय मैंने माननीय अपने मुख्यमंत्री जी माननीय केशव जी से हमारी चर्चा हुई। जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमें 2 पेंटून पुल देने का वायदा किया, एक नरखेड़ा पर जी। और दूसरा हमारा दिजोड़ा नदी पर, फतेहगंज और दिवना के बीच में। सराहनीय। लेकिन अब चूंकि वैश्विक महामारी आ गई, उसमें हमारा कितना काम सफर करता है कितना नहीं करता, मैं माननीय मंत्री जी से दोबारा मिलूंगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा। और साथ ही माननीय मंत्री जी ने हमें 2 और छोटे पुल देने का हमारी बात हुई थी, एक बसई और धर्मपुरा गौबिया के बीच में कुल्ली नदी पर पुल, और दूसरा हमारा ठगिया ठकुरान और नवोदय विद्यालय के बीच में शंका नदी पर पुल का निर्माण, छोटे पुल हैं, वो भी माननीय मंत्री जी ने हमको देने को कहा था। लेकिन अब चूंकि वैश्विक महामारी में हमारा पैसा, सरकार का पूरा ध्यान, पूरा तंत्र हमारा उधर लगा हुआ है जी। अब मैं दोबारा माननीय मंत्री जी के पास बैठूंगा, तब हम जाके आपको पूरी स्थिति बता पाऊंगा। एक सवाल और विधायक जी मैं करूंगा। सरकार बनने से पहले तमाम वादे किए कि हम गड्ढा मुक्त सड़क देंगे और तमाम सारी ऐसी बातें हुई, लेकिन मीरगंज की सड़क आज तक खराब क्यों है, क्यों नहीं संभली वो आज तक? मेरी विधानसभा क्षेत्र में जी कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिस पर सरकार बनने के बाद काम नहीं हुआ, सभी सड़कों पर काम हुआ। जी उसके बाद केवल हमारा मीरगंज से जब हम विधायक बने, हमारी सरकार बनी, जी। मीरगंज से जो हमारी कपूरपुर समस्तपुर रोड है बिल्कुल टूटी हुई थी, हाँ पीएमजीएसवाई से हमने वो नई सड़क बनवा दी। जी दूसरा मीरगंज से दिवना जाने वाली सड़क पीएमजीएसवाई से हमने बनवा दी। जी तीसरी सड़क हमारी नगरिया से पाया हुलूरी और बहरोली जाती है, वो भी हमने पीएमजीएसवाई से बनवा दी। जी। तीनों सड़कें मीरगंज से जाने वाली बिल्कुल बढ़िया बन गई हैं। जी। केवल हमारी नगर की सड़कें लेकिन- छूट गई थी, नगर की सड़क जो छूट गई थी जी। हमारी लगभग 1.5 किलोमीटर नगर के अंदर की सड़क, जी, हाँ, बिल्कुल। उनका पैसा आ गया है, टेंडर हो गया है, लॉकडाउन के कारण अभी काम शुरू नहीं हो पाया, उसमें आप कतई धैर्य रखिए। और उसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, जी। एक सड़क हमारी और है जो सिधौली वाली, जी सिधौली से सहजना होते हुए जी, जो जी। हमारी सर्कल रोड पे मिलती है, जी उसके लिए भी हमारा पैसा आ गया है, उसमें भी टेंडर हो गया है, जी। वो भी हमारी बहुत जल्दी बन जाएगी। जी। और अब हमारे क्षेत्र में जी कोई भी सड़क टूटी नहीं रह गई है।
कहीं आपको दिख रही हो? जी जी, मैं यहाँ पर एक प्रश्न और करना चाहूंगा कि जो सड़क बनवा दी PMGY से आपने, अच्छी बात है, लेकिन उसमें लगातार गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन उन्हें भरने का भी काम नहीं किया जा रहा। विधायक जी, इस पटल के माध्यम से आपसे हम ये, हमारे तमाम दर्शक ये कहना चाहेंगे आपसे कि आप जो उसका इंजीनियर है, अभियंता है, उससे एक बार ये शिकायत जरूर करें कि वो जब भी गड्ढे हो जाते हैं तो उन्हें भरने का। मेरी लगातार बात हो रही है जी। जो हमारी सड़कें PMGSY से बनती हैं उनकी गारंटी पीरियड होता है 5 वर्ष का जी, ठेकेदार का जी, और नहीं तो फिर उसकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाती है। जी जी। अब अगर गड्ढा, कोई सड़क गड्ढे हुए हैं वो तुरंत गड्ढा मुक्त करा दिए जाएंगे। बिल्कुल। और हमारा एक रोड और टूटा था जी, शाही से धौरा टांडा वाला रोड था जी। PMGSY से वो भी रोड काम शुरू हो गया है, वो भी सड़क पड़ रही है। PMGSY की गारंटी रहती है, उसको गड्ढा मुक्त अगर कहीं है तो उसे तुरंत गड्ढा मुक्त कराई जाएगी। बहुत ही अच्छे आपने जवाब दिए मुझे, लेकिन जैसा कि बिजली पर बहुत ही काम किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारा काम किया है, हालांकि बिल का भी बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और लेकिन पहले तो बिजली भी ज़्यादा आ रही है, दोनों काम हुए हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि मीरगंज में आपने बिजली का काम कहाँ कहाँ किया है, जो कि बहुत आवश्यक था, और जहाँ बिजली नहीं दी थी, क्या वहाँ तक बिजली पहुँची है मीरगंज में? बिजली के क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ है कि अगर किसी विरोधी से भी आप पूछेंगे दूसरी पार्टी के व्यक्ति से, वो भी कहेगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बिजली के काम हुए हैं। जहाँ तक मीरगंज का सवाल है जी, जब हम विधायक बने उस समय हमारे 38 बड़े गांव ऐसे थे, मजरों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, 38 ऐसे बड़े गाँव थे जिन्होंने 72 साल में बिजली देखी नहीं थी। लेकिन जैसे हमारी सरकार बनी, आज हमारा क्षेत्र में एक भी मजरा, एक भी गांव, एक कहीं अगर 4 घर भी बने हैं वहां बिजली पहुंच गई है। कहीं कोई ऐसा क्षेत्र हो, आप भी क्षेत्र में रहते हैं, वहां बता दीजिए, मैं अभी भी करा दूंगा। और हमारा आंशिक काम फिर शुरू हो गया है। जहां 10 खंबे, 5 खंबे, 20 खंबे लगने थे, वहां काम शुरू हो गया है। हम अपने क्षेत्र की जनता से फिर हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि कहीं अगर खंबे रह गए हैं, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, वो हमें आप लोग सूचित करें, वो भी लगवा देंगे। इसी के साथ थोड़ा और बिजली का आपको बताऊं, हम जब विधायक बने उसके तुरंत बाद हमने शाही पावर हाउस शुरू कराया, जाफरपुर का पावर हाउस शुरू कराया, और हमारा 132 kV का बड़ा पावर हाउस जुनियाई पे मकड़ी को में बनना शुरू हो गया है। अभी तक हमारी मीरगंज विधानसभा में तहसील में सप्लाई है, चाहे वो मीरगंज हो, चाहे हमारा मीरगंज का फीडर या हमारा शाही या सभी फतेहगंज, सबकी सप्लाई अभी तक परसाखेड़ा से शहर वाले फीडर। अब हमारा 132 का बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। माननीय हमारे मंत्री जी लगातार यहाँ आते हैं, हमारे प्रभारी मंत्री जी भी हैं, बिजली मंत्री, और हमारा ये जल्दी पावर हाउस बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद अभी हम आपको गांव में भी 18-20 घंटे बिजली दे रहे हैं, और जैसे ये पावर हाउस बन जाएगा उसके बाद हम आपके ट्यूबवेलों को 24 घंटे बिजली देंगे। ट्यूबवेलों के फीडर अलग करा देंगे, हमारी सरकार बहुत तेजी से लगी हुई है, सभी ट्यूबवेलों के फीडर अलग कराए जा रहे हैं, और हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। और आप एक सेकंड आपने हमारा चूंकि क्षेत्र रामपुर से लगा हुआ है जी, बिल्कुल 2017 से पहले रामपुर जिला VIP जिला हुआ करता था जी। हमारे मीरगंज के लोग जब उधर गांव झांकते थे तो उधर बिजली हुआ करती थी। हमारे मीरगंज में 15-15 दिन बिजली नहीं आती थी। आज हमारे देहात में भी हर जगह बिजली आ रहे हैं, और गाँव में भी कई गाँव में चल के आपको दिखा दूं जहाँ आज 3 साल के अंदर कूलर तो लगा ही लिए लोगों ने, हर गांव में 4 AC लग गए हैं। हर गांव में 4 AC लग गए हैं। आप जैसे जो युवा भाई हैं आज AC में सो रहे हैं। हाँ। खैर विधायक जी, एक सवाल आपने फिर जनरेट कर दिया सवाल मुझसे, एकदम मेरे मन से निकल रहा है। आपने कहा कि ट्यूबवेलों की आप अलग लाइन बनवाएंगे, बन रही है, आपकी सरकार बनवाएगी, बन रही। ट्यूबवेलों पर इतना महंगा कनेक्शन किसान को दे रहे हैं, महंगा नहीं दे रहे हैं, सभी सब्सिडी दे रहे हैं। किसान अगर प्राइवेट ट्यूबवेल लगा रहा है जी, उसका मैं एग्जैक्ट नहीं आपको बता रहा हूँ, शायद कितना 50 या 55 हजार की सब्सिडी प्रत्येक व्यक्ति को जी 50,000 आती है। 50,000, हाँ 50 या 52 हजार, एग्जैक्ट थोड़ा अंतर हो सकता है लगभग। इतना सब्सिडी हम हर काश्तकार भाई, किसान भाई को दे रहे हैं। टोटल खर्चा कितना आता है? और उसके अलावा हमारे क्षेत्र में 5-6 ट्यूबवेल सरकारी भी बन गए हैं जब से मैं विधायक बना। मैं विधायक इतना जानना चाहूंगा आपसे, तमाम दर्शक इसमें आपको देख रहे हैं जी, और अपेक्षा है कि आप बिल्कुल सही उत्तर देंगे। आपने कहा कि 55,000 रुपये सब्सिडी कुछ मिल रही है, 50 जो भी है, हाँ ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेट सभी किसान। लेकिन किसान को कितना पैसा देना पड़ता है एक ट्यूबवेल कराने के लिए?
जरूरी नहीं, हो सकता है कि जिनके लाइन पड़ोस में है तो उनका जो एस्टीमेट बनता है जी, बिजली विभाग एस्टीमेट बनाता है, किसी का 60, 70, 80 हजार ही बनता है, उनको 20-25 हजार ही देना पड़ता है। ऐसा नहीं है, दूरी के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइन कितनी दूर जा रही है, जी, उस पर खर्चा डिपेंड करता है। दूसरा, यदि किसी हमारे किसान भाई ने एक जगह एक ट्यूबवेल लगवा लिया है, लाइन पहुंच गई है और उसके बगल वाला हमारा किसान भाई अगर लेना चाहता है तो एक ट्रांसफार्मर से हम 3 लोगों को कनेक्शन दे सकते हैं, तो जो दूसरे लोग लेते हैं उनको कोई खर्चे नहीं आता। विधायक जी, एक सवाल और मैं थोड़ा सा हट के सवाल करना चाहूंगा। बड़ा अलग सी बात है, क्योंकि बात जब बन गई है तो फिर मैं रोक नहीं पाऊंगा। जब लोगों को खाने के लिए राशन फ्री दिया जा सकता है, जब लोगों की शिक्षा पर, चिकित्सा पर खर्चा किया जा सकता है, तो किसान से जो पहले पैसे लिए जाते हैं या किसान से जो एस्टीमेट बनता है पोल लगाने का खेत तक, किसान भी तो हमारे देश का है, वो जो फसल उपजा रहा है वो हम लोगों के लिए है, हम लोग उसको खाकर हमारी आंखें खुलती हैं। किसान हमारा वॉरियर है। क्या इस लॉकडाउन में तमाम लोगों ने देश की सेवा की, किसान ने भी सेवा की? क्या आप हमारे किसान के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने इतनी सेवा की? और दूसरी बात, साथ उसका भी जवाब दीजिएगा, क्या किसान के लिए बिल्कुल ही मुफ्त नहीं होना चाहिए कि जितने खर्चे उसके खेत तक लग रहे हैं? किसान भाई को बहुत नॉमिनल पैसा, हमारी सरकार जो है, विभाग बहुत नॉमिनल पैसा लेता है जी। किसान भाई को कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आती है और इसीलिए सब्सिडी, बहुत ज्यादा सब्सिडी दी गई है, हमारी सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी दी है। किसानों के लिए आप कुछ कहना चाहें? इस लॉकडाउन जो रहा, किसानों ने इतना लोगों को अन्न दिया, लोगों को खाने के लिए, ये अन्य किसानों ने दिया, तो किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार चला रही है जी। हम लगातार जो हमारा क्रय केंद्र है, धान या गेहूं जो खरीदा जा रहा है उसके लिए भी लगातार रेट, सरकारी रेट बढ़ रहे हैं जी जी। और खादें लगातार हम लोग मुहैया करा रहे हैं। बिजली हर समय जो आ रही है, आज पहले किसान भाई 15-15 दिन ट्यूबवेल फसलें सूख जाती थी पिछली सरकारों में और बिजली नहीं मिलती थी। आज हमारा किसान भाई आराम से अपने खेत में पानी लगाता है, चाहे उसका गन्ना हो, अब धान की रोपाई होगी, सभी ट्यूबवेल चलेंगे, धान की रोपाई आसानी से हो जाएगी। हमारे किसान भाई को कहीं ऐसा नहीं कि बेचारा रात भर रुपया डाल के पहले वहीं सोता था और उसके बावजूद उसको नहीं होता था। दूसरा, किसान भाई हमारा आवारा जो हमारे गौवंशीय पशु खादर में घूमते थे, उनकी वजह से लोग बहुत परेशान रहते थे। आज हमारे क्षेत्र में, मीरगंज क्षेत्र में 5 बड़ी गौशालाएं सरकार की तरफ से 4 बन रही हैं और 1 बन गई है, जिसमें काम शुरू हो गया। करीब 150 पशु हैं रफियाबाद वाली में, 150 पशु उसमें हैं और 4 बड़ी गौशालाएं हमारी चारों नगर पंचायतों में बन रही हैं। किसान भाइयों के लिए थोड़े आने वाले दिनों में जितने हमारे आवारा पशु हैं वो वहां संरक्षित हो जाएंगे, किसान भाई आराम से अपना चैन से घर सो सकते हैं। विधायक जी, अंत का एक सवाल, संक्षिप्त सा उत्तर चाहूंगा। जब सरकार ने व्यवस्था की, हर मजदूर की, उसको ठहरने की, उसे खाना खिलाने की सारी व्यवस्थाएं की, और मैंने अखबारों में माध्यम से पढ़ा कि आपने बहुत दिन तक भंडारा चलाया टोल टैक्स पर। अगर सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं की तो आपको भंडारा लगाने की आवश्यकता थी? देखिए, जो सरकार ने व्यवस्थाएं की, सरकार ने बसें भी उपलब्ध कराई, सरकार ने ट्रेनें भी चलाई, बसें भी उपलब्ध कराई, यहाँ तक कि अन्य बहुत सारे तरीके की सुविधाएं हमारी सरकार की तरफ से दी गई हैं। उसके बाद भी स्वयंसेवी संस्थाएं या हमारी पार्टी के लोग या हमारे स्वयंसेवक लोग लगातार इससे क्या समझा? सब लोग लगे रहे। आप लगे तो यानी तंत्र ने काम नहीं किया? नहीं, सबने काम किया, सबने अपने अपने स्तर पर सबने काम किया, बढ़िया काम किया। लेकिन जो हमारे प्रवासी कामगार हैं, जिनको हमारी बसें सीधे भेजी गई पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और दिल्ली लेने के लिए, और इस हाईवे से जब वो बसें आई तो वहां से जब हमारे कामगार चले तो उनको रास्ते में हम लोगों ने जगह जगह सुविधा दी है। तो रास्ते में उन्हें पानी, खाना देना हम लोगों का फर्ज है मानवता के नाते। और जो हमारे कामगार हैं, कामगार भाई आए हैं, वो हमारे प्रदेश की, हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हमारे, चाहे वो खेती हो, चाहे हमारी इंडस्ट्री हो, सब सर्वाइव उन्हीं की बदौलत करती हैं। वो सब हमारे भाई हैं, उनकी सेवा करना हमारा धर्म था और इसीलिए हमारी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने, सबने उनकी सेवा में हम लोग लगातार लगे रहे। चलिए मित्रों, आपने सुना विधायक जी की बेबाक राय। मैंने भी प्रश्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, विधायक जी ने भी उत्तर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए, अब हम आज के सेशन से विदा चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप लोग सुनकर बताइएगा, आपका ओपिनियन हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद।